हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में। दोस्तों शुरू करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण पार्ट 2। ठीक है, पिछली क्लास में मेरे द्वारा आपको पार्ट 1 में कृषि से रिलेटेड, परिवहन से रिलेटेड, पर्यटन से रिलेटेड और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जहां से लगातार प्रश्न आ रहे थे, कुछ योजनाएं, ठीक है, या फिर जो पूर्व में प्रश्न पूछे गए, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए या फिर किस तरह से प्रश्न बन सकता है, ठीक है, और उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति वास्तविक रूप से क्या है, ये सारी चीजें, प्रति व्यक्ति आय कितनी, ये सारी चीजें मेरे द्वारा पिछली क्लास में डिस्कस आपको किया गया था। ठीक है, तो इस क्लास के माध्यम से हम उसी को आगे बढ़ाते हुए बैंकिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, उत्तराखंड में बैंकिंग की क्या व्यवस्था है, यहाँ से प्रश्न पहले बने हैं, राज्य में सर्वाधिक बैंक कौन से हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के सर्वाधिक बैंकों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न बने हुए हैं, तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही अन्य जैसे जो श्रम है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। ठीक है, या क्या योजनाएं इस संबंध में संचालित की जा रही, ये सारे फैक्ट हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं, उससे पहले दोस्तों आप लोग क्लास को लाइक जरूर करें। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा आपको कंटेंट कैसा लगा, पिछली क्लास का भी और साथ में इस क्लास का भी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि मेरे द्वारा भी मेहनत की गई है, तो थोड़ा बहुत आप लोग भी अपना योगदान इसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो शेयर जरूर कीजिएगा, यदि आपको लगता है कि आपको करना चाहिए तो करिए। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण भाग 2। ठीक है, पिछली क्लास में भाग 1 हम देख चुके हैं, पूरा मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आज है देखो हम बैंकिंग के बारे में शुरू करेंगे। सबसे पहले बैंकिंग की हम चर्चा करने वाले हैं इसमें। राज्य में बैंकिंग की क्या व्यवस्था है, ठीक है, राज्य में बैंकिंग, ठीक है, ये टॉपिक है हमारा अगला। उत्तराखंड राज्य बैंकर्स समिति का संयोजक बैंक कौन है, भारतीय स्टेट बैंक है। ठीक है, तो पहला टॉपिक तो यही है। तो क्वेश्चन बन सकता है राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का संयोजक बैंक कौन सा है, तो कौन सा है, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। देखो राज्य में कुल बैंक शाखाएं कितनी है, बैंक शाखाएं राज्य में 2397। ये एक बार पूछा गया था ये आंकड़ा भी। ठीक है, बैंक से रिलेटेड एक प्रश्न पहले बन चुका है, 2-3 प्रश्न हालांकि अलग अलग परीक्षाओं में बने हुए हैं, एक हाल फिलहाल में ही बना हुआ था प्रश्न। तो राज्य में कुल बैंक शाखाएं कितनी है, 2397 कुल बैंक शाखाएं हैं, जिनमें से देखो कुल ग्रामीण शाखाएं कितनी है, 1171। चूंकि राज्य पर्वतीय राज्य है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं भी ज्यादा होनी है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 1171 यहाँ पर शाखाएं हैं। अर्ध शहरी क्षेत्र, ठीक है, अर्ध शहरी क्षेत्र यहाँ पर 581 शाखाएं हैं, और जो पूर्णतः शहरी क्षेत्र है यहाँ पर 645 शाखाएं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा राज्य में कुल बैंक की शाखाएं 2397, जिसमें सर्वाधिक बैंक शाखाएं कहाँ हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, अगला सवाल है देखो, इस प्रकार राज्य में प्रति शाखा औसत जनसंख्या कितनी है, 4208। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में प्रति शाखा औसत जनसंख्या, ठीक है, प्रति शाखा औसत जनसंख्या कितनी है, 4208, जो कि राष्ट्रीय औसत से क्या है, कम है। तो राष्ट्रीय औसत कितना है, 11,271। ठीक है, देश में 11,271 लोगों पर एक बैंक है, तो राज्य में 4208 लोगों पर एक बैंक है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये कुछ फैक्ट बैंकिंग से रिलेटेड। आप लोग देखो, यदि आप लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो पिछला वाला क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसका दे दूंगा आप लोगों को। आर्थिक सर्वेक्षण पार्ट 1 जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका अगर एक बार ये कंप्लीट हो गया तो यहाँ से 4 से 5 सवाल आपको समीक्षा अधिकारी में पक्का देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आप जिस दिन समीक्षा अधिकारी एग्जाम में जाएंगे, पेपर देंगे, तो वहां पर आप लोगों को इस चीज का एहसास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न यदि उत्तराखंड का करंट अफेयर्स पूछता है, देखो यहाँ से सवाल जरूर बनता है, हर पेपर में बनता है। ठीक है, अगला है राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की, मतलब सरकारी जो बैंक है उनकी कुल शाखाएं कितनी है, 1346 शाखाएं। ठीक है, इसमें भारतीय स्टेट बैंक क्या है, सर्वाधिक शाखाएं। आंकड़े भले ही आप याद ना रखें, तो इस तरह से ध्यान रख सकते हो, राज्य में सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एसबीआई है, फिर पीएनबी है, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है। ठीक है, इसके पश्चात कौन है, बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, और फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा आपको मुख्यतः नैनीताल और यूएस नगर, ठीक है, यूएस नगर, इन दो जगहों पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के सर्वाधिक बैंक हैं, इनमें भारतीय स्टेट बैंक है सर्वाधिक, फिर पंजाब नेशनल बैंक है, और फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है। ठीक है, अगला है टॉपिक, राज्य में ग्रामीण बैंक की कुल शाखाएं 286 हैं। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन बनेगा कि राज्य में सर्वाधिक बैंक शाखाएं किसकी हैं, भारतीय स्टेट बैंक की हैं, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की हैं,
या फिर उत्तराखंड सहकारी बैंक लिमिटेड की है, या फिर पंजाब नेशनल बैंक की है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत आंकड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, एसबीआई। ठीक है, एसबीआई की सर्वाधिक है यहाँ पर। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की कितनी है, 286। ठीक है, और उत्तराखंड ग्रामीण बैंक को एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित किया गया। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन बन सकता है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक कौन है, तो कौन है, एसबीआई। ठीक है, एसबीआई इसका प्रायोजक बैंक हो गया, ध्यान रखिएगा। अगला है, राज्य में सहकारी बैंक की कुल 333 शाखाएं हैं। ठीक है, सहकारी बैंक देखो, मतलब ग्रामीण बैंक से ज्यादा शाखाएं किसकी हैं, सहकारी बैंक की हैं। तो राज्य में सहकारी बैंक की कुल 333 शाखाएं हैं। राज्य में जनपद स्तरीय सहकारी बैंक रुद्रप्रयाग में नहीं है, बागेश्वर में नहीं है और चंपावत में नहीं है। यानी कि क्वेश्चन बन सकता है किस जिले का अपना सहकारी बैंक नहीं है, तो किस जिले का नहीं है, देखो रुद्रप्रयाग का भी नहीं है, बागेश्वर का भी नहीं है और चंपावत का भी नहीं है। आप एक चीज देख रहे होंगे, तीनों की स्थापना 1997 में हुई थी। यानी कि जो सबसे लास्ट में स्थापित बैंक हैं इनका अपना सहकार, जो सबसे लास्ट में स्थापित जनपद हैं इनका अपना सहकारी बैंक नहीं है। ठीक है, राज्य में सहकारी बैंक की कुल 333 शाखाएं हैं। ठीक है, जबकि जनपद स्तरीय बैंक रुद्रप्रयाग में भी नहीं है, बागेश्वर में भी नहीं है और चंपावत में भी नहीं है। ठीक है, इसी में अगला टॉपिक ये भी ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड सहकारी बैंक नेशनल फाइनेंशियल स्विच से जुड़ने वाला देश का पहला बैंक है। तो ये भी प्रश्न बन चुका है पहले, नेशनल फाइनेंशियल स्विच से जुड़ने वाला देश का पहला बैंक कौन है, उत्तराखंड सहकारी बैंक। तो यहाँ से एक बार इस तरह से प्रश्न बना हुआ था। ठीक है, कि राज्य में सर्वाधिक शाखाएं किस बैंक की हैं, सहकारी बैंक की हैं, सार्वजनिक बैंक की हैं, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की हैं। ठीक है, इस तरह से प्रश्न बना हुआ, तो ध्यान रखिएगा। राज्य में सर्वाधिक शाखाएं किसकी हैं, भारतीय स्टेट बैंक में। ठीक है, 403 शाखाएं हैं। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक 286। सहकारी बैंकों की कुल कितनी है, 333 शाखाएं। ठीक है, और उत्तराखंड सहकारी बैंक नेशनल फाइनेंशियल स्विच से जुड़ने वाला देश का पहला बैंक है, ये भी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक को एसबीआई द्वारा प्रायोजित किया गया, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड राज्य स्तरीय बैंकर समिति का संयोजक बैंक कौन है, भारतीय स्टेट बैंक है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी है कि राज्य में सर्वाधिक बैंक शाखाएं किस जनपद में, तो जाहिर सी बात है देहरादून में ही सर्वाधिक बैंक शाखाएं होंगी। लेकिन यदि सबसे कम पूछ लिया तो बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग, तीनों में आपको फिर से कंफ्यूजन होगा कि सबसे कम बैंक शाखाएं कहाँ होंगी, क्योंकि तीनों का क्षेत्रफल काफी कम है, जनसंख्या काफी कम है यहाँ। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो, जनपद रुद्रप्रयाग में सबसे कम शाखाएं राज्य में बैंकों की हैं। ठीक है, लगभग 50 के आसपास शाखाएं यहाँ पर, कुल सारे बैंकों के कुल मिलाकर 50 शाखाएं लगभग रुद्रप्रयाग जनपद में हैं। ठीक है, तो अति महत्वपूर्ण है टॉपिक आपकी परीक्षा की दृष्टि से। एक एक चीज आपने इसमें से नोट करना है, क्योंकि ये आंकड़े कुछ बदलेंगे अगले वर्ष भी यदि आप देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण, क्योंकि आप अभी केवल ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं। जिसने एक जो कुछ तो ऐसे होते हैं, देखो एक बार एग्जाम निकल गया, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं। ठीक है, मौज मस्ती जिंदगी शुरू। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन में कुछ और भी करना है, जिन्हें कुछ बड़ा करना है, जिन्हें कुछ अच्छा करना है, तो उनकी तैयारी भी अच्छी होती है, उन्हें मेहनत भी अच्छी करनी पड़ती है। ठीक है, तो एक बार इस चीज को आप पूरा नोट कर लो, दोनों आर्थिक सर्वेक्षण की क्लास आप नोट कर लो। सदैव आंकड़े बदलेंगे, बाकी कुछ नहीं बदलेगा, चीजें वैसी रहेंगी। अब प्रायोजक बैंक था वो वही रहेगा। ठीक है, जैसे पिछली क्लास में जो योजनाएं दी थी मैंने, वो योजनाएं जब से शुरू हुई थी तभी से शुरू हुई थी। अब उसमें सबसे ज्यादा जुड़ने वाला जनपद कौन सा है, ये चीजें बदलाव हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो अन्य चीजें हैं, ठीक है, आंकड़ों के अलावा वो चीजें एज इट इज रहती हैं। तो इसलिए आर्थिक सर्वेक्षण आप लोग एक बार यदि पढ़ लेते हैं तो आपको बार बार फिर दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अगला देखो, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना के तहत सर्वाधिक बैंक खाते क्रमशः हरिद्वार, देहरादून एवं उधम सिंह नगर। यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में सर्वाधिक जुड़ने वाली संख्या कहाँ की है, हरिद्वार की है, फिर देहरादून के, यूएस नगर के। ठीक है, और सबसे कम कहाँ के लोग जुड़े हैं इसमें, बागेश्वर के। ये आंकड़ा आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, नाबार्ड अवसंरचना विकास सहायता। ठीक है, नाबार्ड अवसंरचना विकास सहायता, नोडा, इसकी शुरुआत हुई थी 2011-12 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका, संस्थाओं एवं निगमों के लिए ऋण की व्यवस्था करना, ये इसका क्या है, उद्देश्य। ठीक है, तो आप लोगों को पीडीएफ इसका मैं आपको जो इसका लिंक है, ठीक है, लिंक मैं आपको नीचे शेयर कर दूंगा, वहां से आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं आज। ठीक है, तो जितना ज्यादा हो सके देखो क्लास को शेयर जरूर करें आप लोग।
मेरी भी मेहनत लगी है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा बहुत अपना योगदान जरूर दीजिएगा। अगला है ग्रामीण स्वच्छता। तो बैंकिंग से जितना टॉपिक बन सकता है हम क्लियर कर चुके हैं। अब हम देखते हैं ग्रामीण स्वच्छता। देखो ग्रामीण स्वच्छता में ज़्यादा टॉपिक नहीं है, ठीक है। राज्य ने खुद को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है। कब? 2017 में, जो कि ऐसा करने वाला देश का ये चौथा राज्य है, ठीक है। इसका क्रम क्या है देश में? चौथा क्रम है। तो कभी पूछ सकता है राज्य ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित कब किया था? 2017 में, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है। अगला देखो सिंचाई। सिंचाई में देखो उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना, एक परियोजना जो कि पहले पेपरों में बनी हुई है। किसके द्वारा वित्त पोषित है? इस तरह से क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। ये विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। तो क्वेश्चन ऐसे बना हुआ था कि जलागम विकास परियोजना निम्न में से किस संस्था द्वारा वित्त पोषित है? उत्तराखंड सरकार द्वारा, या फिर नाबार्ड द्वारा, या फिर विश्व बैंक द्वारा, भारत सरकार द्वारा, ठीक है। इस तरह से प्रश्न आए हुए थे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा विश्व बैंक द्वारा ही वित्त पोषित है, ठीक है। जो कि शुरू कब हुई थी? 15 जुलाई 2014 को, और समाप्त कब हो गई? 31 जनवरी 2022 को। यानी कि 7 वर्ष की अवधि के लिए संचालित की गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जलागम विकास परियोजना किन वर्षों के मध्य में संचालित की गई थी? 2014 से 22 के मध्य, ठीक है। जुलाई 2014 से जनवरी 2022 के मध्य संचालित की गई थी, ठीक है। इसकी कुल लागत कितनी थी? 1070 करोड़ रुपया। तो 7 वर्ष की अवधि के लिए संचालित की गई थी, ठीक है, जो कि विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित। तो ध्यान रखिएगा 15 जुलाई 2014 से 31 जनवरी 2022। अगला है सड़क एवं रेल यातायात, ठीक है। परिवहन एवं संचार हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, ठीक है। बाकी जो वायुयान से रिलेटेड है वो भी हम देख चुके हैं, हवाई वाला, ठीक है। अब देखो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट जो कि अभी निर्माणाधीन है, अभी बन रहा है, ठीक है। 5 जिलों में ये निर्माणाधीन है। तो जिले आपसे पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से किस जिले में इसका विस्तार नहीं है? तो किस जिले में है आपको ये जानना जरूरी है। तो जो गढ़वाल में रहने वाले हैं उन्हें तो ये आसानी होगी समझने में, ठीक है। लेकिन जो कुमाऊं में रहने वाले बच्चे हैं उन्हें ये याद रखना पड़ेगा 5 जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इनका देखो सबसे पहले आता है देहरादून, यानी कि ऋषिकेश वाला जो एरिया है, ठीक है। उसके पश्चात आता है टिहरी, ठीक है। टिहरी में पूरा आपका ऋषिकेश मोनी की रेती से लेकर मलेधा तक का, ठीक है। फिर पौड़ी आ जाता है, देखो मलेधा कीर्ति नगर तक, ठीक है। फिर पौड़ी आ जाता है, पौड़ी से आप श्रीनगर से लेकर धारी देवी तक, ठीक है। फिर रुद्रप्रयाग आ जाता है जहाँ पर नरकोटा और घोलतीर वगैरह आते हैं, ठीक है। उसके पश्चात आता है चमोली जहाँ कर्णप्रयाग। तो ये निर्माणाधीन है 5 जिलों में, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 125.20 किलोमीटर, ठीक है। 125.20 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसमें से लगभग 104 किलोमीटर सुरंग का निर्माण होना है, ठीक है। तो राज्य की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से और पर्वतीय क्षेत्रों में विकास, खास तौर पर चारधाम यात्रा के संचालन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला देखो इस परियोजना के लिए कुल 16,216 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया। तो ये भी बजट कभी कभी पूछा जाता है कि इसके लिए बजट कितना है, ठीक है। तो कितना है? 16,216 करोड़ रुपए, ठीक है। देखो इस परियोजना में कुल 12 स्टेशन बनाए जाने हैं, क्योंकि निर्माणाधीन है और काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, ठीक है। तो कुल 12 स्टेशन इसमें बनाए जाने हैं, जिसमें देखो योग नगरी जो ऋषिकेश हो गया, शिवपुरी, ठीक है, टिहरी में आता है, ब्यासी टिहरी में आएगा, देवप्रयाग टिहरी में आएगा, ठीक है। जनासू जो कि सुरंग में अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। सुरंग के अंदर स्टेशन बनेगा जनासू। मलिथा ये भी टिहरी में आएगा, ठीक है, और जनासू भी टिहरी में आएगा। तो सर्वाधिक जो स्टेशन है इसमें कहाँ पर है? टिहरी में। देखो शिवपुरी, ब्यासी, देवप्रयाग, जनासू और मलिथा, 5 स्टेशन इसमें टिहरी गढ़वाल में बनने, ठीक है। योग नगरी देहरादून में हो गया। श्रीनगर धारी देवी ये दोनों कहाँ हो गए? पौड़ी में, ठीक है। श्रीनगर और धारी देवी ये पौड़ी में हो गई। देखो तिलणी, ये सुमेरपुर भी कहीं कहीं पर आपको मिल सकता है, ठीक है। सुमेरपुर, तिलणी, घोलतीर ये दोनों आपको रुद्रप्रयाग में मिलेंगे। और गौचर और सिवाई, ठीक है। सिवाई जो कि लास्ट है स्टेशन कर्णप्रयाग। तो क्वेश्चन ये भी कभी कभी आपको ना कर्णप्रयाग के बदले सिवाई दे सकता है कि निम्न परियोजना निम्न कहाँ से कहाँ तक है? ऋषिकेश से सिवाई तक, ऋषिकेश से गौचर तक। तो जिसने मतलब जो मुख्य स्थान है वो सिवाई है, जो कि कर्णप्रयाग से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर आगे पड़ता है, ठीक है। तो सिवाई, कर्णप्रयाग, इसमें कुल 12 स्टेशन है। तो गौचर और सिवाई कहाँ पर है? चमोली में, ठीक है। तो चमोली में 2 स्टेशन हो गए, रुद्रप्रयाग में 2, पौड़ी में 2, और टिहरी में 5 और देहरादून में 1। यहीं पर देखो इसके अलावा अन्य जो फैक्ट हैं
जो सड़क वाले से रिलेटेड है। ऋषिकेश में गंगा नदी पर प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला पुल, ठीक है, लक्ष्मण झूला जो कि ऋषिकेश में पड़ता है, ठीक है, गंगा नदी में बनाया गया है। के विकल्प के तौर पर उत्तराखंड राज्य का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पर निर्मित किया जा रहा है? ऋषिकेश में, ठीक है, लक्ष्मण झूला के स्थान पर किया जा रहा है गंगा नदी के ऊपर, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो उद्योग। राज्य की कुल जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है? 46.21%, जो कि हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। पुनः कहूंगा, जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है जरूर देखिएगा, ठीक है। जो अभी ईयू का एग्जाम हुआ था वहां से लगभग 3-4 प्रश्न वो बने हुए थे, मैं आपको पूरा क्लास के दौरान समझाया था उसको, ठीक है। तो लगातार ये प्रश्न पूछा जाता है, द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है? 46.21% है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितना है? 34.17%, ठीक है। कुल जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र का योगदान 46.21%, और विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र में भी विनिर्माण क्या है? सर्वाधिक है। तृतीयक में होटल सर्वाधिक है, और प्राथमिक में कृषि सर्वाधिक है, ठीक है। तो इस तरह से प्राथमिक क्षेत्र में कृषि सर्वाधिक है, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण सर्वाधिक, और तृतीय क्षेत्र में होटल और जो व्यापार और होटल है वो सर्वाधिक है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है ये भी। अगला देखो, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 15 दिसंबर 2021 से नई निर्यात नीति लागू की गई है। तो राज्य में नई निर्यात नीति कब लागू की गई है? 15 दिसंबर 2021 से, ठीक है। अगला देखो, हथकरघा एवं प्राकृतिक रेशों के तकनीकी विकास व प्रशिक्षण, शोध इत्यादि कार्यों के लिए नंदा देवी सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? अल्मोड़ा में, ठीक है, मटेना अल्मोड़ा में इसकी स्थापना की गई है, जो कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, ठीक है, मंत्रालय भी है यहाँ पर, मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। यदि आप लोग नोट करें तो यहाँ पर मंत्रालय, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हथकरघा और प्राकृतिक रेशों के तकनीकी विकास और इस संबंध में प्रशिक्षण देने के लिए, ठीक है, और इस संबंध में रिसर्च करने के लिए नंदा देवी सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? मटेना अल्मोड़ा में, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है, नंदा देवी सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर कहाँ पर स्थापित है? मटेना अल्मोड़ा में है, जो कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ठीक है। और वर्तमान में इसका संचालन कौन कर रहा है? हंस फाउंडेशन। अगला है, उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि के प्रबंधन, ठीक है, उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि के प्रबंधन तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए सिडकुल की स्थापना कब की गई है? 2003 में। तो सिडकुल पूछा जाएगा, सिडकुल स्थापना कब हुई है? 2003 में हुई है, ठीक है। अगला देखो, श्रम रोजगार एवं कौशल विकास, श्रम रोजगार एवं कौशल विकास अति महत्वपूर्ण है। एक योजना ये पूछी गई थी, देखो क्लर्क के एग्जाम में 5 मार्च का यदि आप पेपर देखते हैं तो वहां पर ये योजना पूछी गई थी कि महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई थी? कब शुरू हुई थी? 2015 से शुरू हुई थी, ठीक है। यह योजना सेवा क्षेत्र के लिए उद्यमशील महिलाओं को बैंकों से सुगमता पूर्वक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के आशय से 2015 से शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है? पूंजीगत उपादान सहायता, ठीक है, पूंजीगत उपादान सहायता, जिसमें कुल स्थिर पूंजी निवेश का 25% या फिर अधिकतम 25 लाख रुपया, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न बन सकता है यहाँ पर कि 2015 से शुरू हुई थी, जिसमें पूंजीगत उपादान सहायता में अधिकतम 25 लाख रुपए धनराशि का प्रावधान है, और ब्याज अनुदान सहायता में अधिकतम 5 लाख रुपए प्रति वर्ष का प्रावधान इसमें है, ठीक है। तो इस तरह से आपने सारे इसके टॉपिक ध्यान रखने हैं। मुख्य तौर पर यही पूछा जाएगा कि योजना कब शुरू हुई थी? 2015 में शुरू हुई थी, ठीक है। उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2022, तो इस उत्तराखंड की स्टार्टअप नीति कब की है? 2022 की है। तो 2023 में अभी लॉजिस्टिक नीति आ रखी है नहीं, ठीक है। इसके अलावा 2023 में देखो अभी जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम है, इसकी नई नीति आ गई है 2023 में, ठीक है। और स्टार्टअप नीति 2022 की होगी, निर्यात नीति 2021 की होगी, खेल नीति भी 2021 की है। तो ये नीतियां लगातार पूछी जा रही हैं, उत्तराखंड सरकार कब कौन सी नीति लाई है, ठीक है। तो ये नीति 2022 की उत्तराखंड स्टार्टअप नीति, इसका उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का विकास, विश्व स्तरीय संस्थागत बुनियादी ढांचे का निर्माण, इंक्यूबेशन परामर्शी नेटवर्क की स्थापना तथा बाजार तक पहुंच स्थापित करना क्या है इसका उद्देश्य है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का विकास, विश्व स्तरीय संस्थागत बुनियादी ढांचे का निर्माण, इंक्यूबेशन परामर्शी नेटवर्क की स्थापना और बाजार तक पहुंच स्थापित करना क्या है इसका उद्देश्य है, ठीक है। यदि कोई अपना स्टार्टअप शुरू करता है
तो एक तो शुरू करने के लिए जो, ठीक है, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है, इसको विकसित करना, राज्य सरकार इसके लिए प्रयास करेगी कि अधिक से अधिक लोग स्टार्टअप में आए, ठीक है। और इसके अलावा जब वो किसी सामान का निर्माण करते हैं अपने स्टार्टअप के जरिए, तो उसको सुलभ बाजार उपलब्ध हो सके, ठीक है। यानी कि जो एक तरह से ये समझो, मूल से लेकर उच्च तक का पूरा प्रयास कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी, ठीक है। अब इसमें लक्ष्य क्या क्या रखे गए हैं देखो, 5 वर्षों में 1,000 स्टार्टअप को बढ़ावा, ये इसका पहला लक्ष्य है, ठीक है। और प्रत्येक जनपद में एक इंक्यूबेशन सेंटर के साथ साथ कुल 30 नए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करना, तो ये इसका लक्ष्य है। तो ध्यान रखिएगा, स्टार्टअप नीति 2022 की प्रश्न यही बनेगा, राज्य स्टार्टअप नीति कब लागू की गई थी? 2022 में की गई थी, ठीक है। अगला देखो, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब शुरुआत हुई इसकी? 28 मई 2020 को। कोरोना काल में जब बहुत सारे जो प्रवासी थे, ठीक है, राज्य में वापस आए और पुनः उनके जाने की संभावनाएं कम रही, तो उस दौरान, ठीक है, जो बेरोजगारी बढ़ी थी, ठीक है, तो कई सारे लोग स्वरोजगार की तरफ गए, ठीक है। तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 28 मई 2020 में शुरू की थी, ठीक है। शुरुआत कब हुई देखो, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार अलग थी, वो 8 अगस्त 2020 वाले, ठीक है, ये अलग है। दुकान खोलने के लिए, मुर्गी पालन के लिए, पशुपालन के लिए, डेयरी खोलने के लिए, मिल्क बूथ के लिए, ठीक है, मछली पालन के लिए, ब्यूटी पार्लर, ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट खोलना आदि कोई भी कारोबार, इन कारोबारों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी, ठीक है। जिसमें देखो अधिकतम 6,25,000 रुपये ऋण का प्रावधान था, ठीक है। इतना इतना मतलब सब्सिडी था इसमें। दूरस्थ जिलों में 25%, पर्वतीय जिलों में 20% और मैदानी जिलों में 15% सब्सिडी का इसमें प्रावधान रखा गया था, ठीक है। सब्सिडी थी इसमें 6.25 लाख, जबकि जो ऋण है, ऋण में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और सर्विस सेक्टर में अधिकतम 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है 25 लाख अधिकतम, और सर्विस क्षेत्र है वहां पर 10 लाख अधिकतम ऋण का इसमें प्रावधान था, जो कि 28 मई 2020 को शुरू हुई थी, ठीक है। तो ये प्रश्न आपने ध्यान रखना है। अगला है देखो, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र को श्रमिकों की वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा स्वैच्छिक एवं आवधिक योगदान आधारित योजना आरंभ की है। ये एक प्रकार की क्या है? पेंशन योजना है, ठीक है, जिसमें 18 से 55 साल तक के व्यक्ति इसमें निवेश कर सकते हैं, ठीक है। जो ऐसे श्रमिक जो महीने में 15,000 से कम रुपए कमाते हैं, ठीक है, 15,000 से कम रुपए कमाते हैं, वो इसमें निवेश कर सकते हैं, इसमें पंजीकरण करा सकते हैं। आयु होनी चाहिए 18 से 15, ठीक है। और प्रतिदिन 55 रुपए से 250 रुपए तक का वो इसमें निवेश कर सकते हैं, मतलब प्रति माह, ठीक है। जो निवेश करेगा, जो पंजीकरण कराएगा, जब उसकी आयु 60 वर्ष की हो जाएगी, उसके पश्चात उसको पेंशन के रूप में प्रति माह 3,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो ये इसमें क्या है? उद्देश्य है इसका। तो यानी कि जो श्रमिक हैं, श्रमिकों को वृद्धावस्था में सहयोग प्रदान करना या फिर उन्हें वृद्धावस्था में पेंशन के रूप में धनराशि प्रदान करना, क्या है इसका उद्देश्य है, ठीक है, जो कि भारत सरकार की एक योजना है। अब इसमें से प्रश्न क्या बना था, किसी लास्ट एग्जाम में बना था कि सर्वाधिक नामांकन किस जनपद का रहा है? तब हरिद्वार का था, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक सर्वेक्षण आया 2022-23 का, इसमें किसका है? देहरादून का, ठीक है। सर्वाधिक पंजीकरण किसका है? देहरादून का है, फिर हरिद्वार का है, फिर नैनीताल का है। तो प्रश्न यही बना था, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में सर्वाधिक जो पंजीकरण है किस जनपद के हुए हैं? तब हरिद्वार था जब प्रश्न बना था, ठीक है। पटवारी में शायद ये प्रश्न आया था। तो वर्तमान में जो देहरादून है, देहरादून का सर्वाधिक पंजीकरण इसमें हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था पेंशन उपलब्ध कराने का इसका क्या है? उद्देश्य है। अगला है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म, ठीक है, नैनो। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो, ठीक है। यह योजना अक्टूबर 2021 से शुरू की गई है। अक्टूबर 2021 में योजना शुरू हुई है। इस योजना के अंतर्गत उद्योग, सेवा, व्यवसाय तथा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों के लिए 50,000 तक की परियोजनाओं पर बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण यानी कि ऋण उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान इसमें किया गया है। तो जो प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना सूक्ष्म है, इसमें 50,000 रुपये तक का ऋण है, और जो ऊपर
ठीक है, उसमें सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक का ऋण, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना में 10 लाख तक का ऋण, और सेवा क्षेत्र में और मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख तक का ऋण। वो कब शुरू हुई थी? 28 मई 2020 को, और ये शुरू हुई अक्टूबर 2021 को। ठीक है, अगला है एक जिला दो उत्पाद योजना। ठीक है, एक जिला दो उत्पाद योजना कब शुरू हुई है? सितंबर 2021 में। हालांकि जो अभी ईओ का पेपर हुआ था वहां पर अक्टूबर 2021 इसमें ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, अक्टूबर 2021 वहां पर ऑप्शन दिया गया था, लेकिन जो आर्थिक सर्वेक्षण है उत्तराखंड सरकार का, उसमें इसको सितंबर 2021 ही दिया गया। ठीक है, तो सितंबर 2021 में इसकी शुरुआत की गई है। इसमें जो चयनित उत्पाद हैं इनको हल्का हल्का देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। एक जनपद दो उत्पाद की चिन्हित सूची। देखो, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा एक तो जिले में बनने वाले प्रमुख उत्पाद, और एक जिला दो उत्पाद। ठीक है, सबसे पहले देखो, एक जिला दो उत्पाद किसके अंतर्गत आता है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, MSME। ठीक है, इस मंत्रालय के अधीन ये कार्य कर रहा है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, ठीक है, इसके अंतर्गत ये आता है। तो अल्मोड़ा से ट्वीड और बाल मिठाई, इन दो उत्पादों को एक जिला दो उत्पाद के तहत चयनित किया गया है। ठीक है, बाकी अन्य चीजें भी होती हैं वहां पर। और बागेश्वर से देखो, बागेश्वर से किन दो उत्पादों को चयनित किया गया है? ताम्र शिल्प उत्पाद और मंडुआ बिस्कुट, यानी कि मंडुआ यानी कि क्या होता है? रागी। ठीक है, रागी या फिर इसको बोलते हैं कोदा। ठीक है, गढ़वाली में इसको कोदा बोलते हैं, वैसे रागी बोलते हैं। ठीक है, और कुमाऊनी में इसको मडुआ बोलते हैं। तो ताम्र शिल्प उत्पाद बागेश्वर का है, और रागी या फिर मडुआ का बिस्कुट कहाँ का है? बागेश्वर का है। तो ताम्र नगरी किसे बोलते हैं? अल्मोड़ा को। तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ताम्र शिल्प अल्मोड़ा होगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। अल्मोड़ा से ट्वीड और बाल मिठाई, बागेश्वर से ताम्र शिल्प उत्पाद और मडुआ। ठीक है, तीसरा देखो चंपावत। चंपावत से कौन है? लोह शिल्प उत्पाद। अब आपने ध्यान रखना है, चंपावत में क्या है? लोहा घाट, तहसील है लोहा घाट वहां की। तो लोहा, लोहा यानी कि लोह शिल्प उत्पाद, इस तरह से ध्यान रखो। ठीक है, और हाथ से बने उत्पाद चंपावत के प्रसिद्ध हैं। ठीक है, हाथ से बने उत्पाद और लोह उत्पाद। अगला देखो चमोली। चमोली से हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद। ठीक है, हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद। और दूसरा यहाँ से देखो एरोमेटिक हर्बल उत्पाद। ठीक है, एरोमेटिक हर्बल उत्पाद कहाँ से है? चमोली से। तो चमोली से दो ये हो गए। अगला है देहरादून से। ठीक है, देहरादून से कौन कौन से हैं? देखो, बेकरी उत्पाद और मशरूम। तो बेकरी उत्पाद और मशरूम कहाँ से है? देहरादून से। ठीक है, हरिद्वार से कौन है? जगरी और हनी, हनी यानी कि शहद। ठीक है, जगरी और शहद हरिद्वार से है। नैनीताल से कौन से दो उत्पाद हैं? एपन क्राफ्ट और कैंडल क्राफ्ट यानी कि मोमबत्ती। देखो, अभी एपन को हाल ही में जीआई टैग प्रदान हुआ है, और कैंडल नैनीताल मोमबत्ती को भी जीआई टैग प्रदान हुआ है। तो ये भी अति महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा पक्का, ये पूछने वाला सवाल है। ठीक है, क्योंकि इसको अभी जीआई टैग मिला हुआ है, और जो जीआई टैग दिए हुए हैं नवंबर 2022 में, 2023 में भी हाल ही में, तो वो नवंबर के करंट अफेयर्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कुल 18 उत्पादों को जीआई टैग मिला हुआ है, वहां से प्रश्न बनेगा और 100% बनेगा। तो उसको वहां जाओ, क्लास देखो नवंबर की, जो ये प्लेलिस्ट दे रखे, इसी इसी की प्लेलिस्ट में ये आर्थिक सर्वेक्षण वाले प्लेलिस्ट में आपको नवंबर का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर आप लोग देखिए उसको। अगला देखो पिथौरागढ़ से कौन कौन से उत्पाद हैं? एक तो मुंशियारी राजमा, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, इसको पहले जीआई टैग मिल चुका है। तो राज्य में कुल 27 वस्तुओं को जीआई टैग अभी तक मिला हुआ है, 27 उत्पादों को। ठीक है, 18 इस बार और 9 पहले। और इसके अलावा देखो ऊनी कारपेट्स, ऊनी कारपेट्स और मुंशियारी राजमा। ठीक है, पिथौरागढ़ से है। पौड़ी से देखो हर्बल उत्पाद और वुडन फर्नीचर। तो वुडन फर्नीचर और हर्बल हर्बल उत्पाद कहाँ से? पौड़ी से। ठीक है, रुद्रप्रयाग से मंदिर अनुकृति और प्रसाद। ठीक है, मंदिर अनुकृति और प्रसाद कहाँ से है? रुद्रप्रयाग से है। टिहरी से कौन सा है? नेचुरल फाइबर प्रोडक्ट्स और टिहरी नथ, जो कि काफी फेमस है टिहरी नथ भी। ठीक है, नेचुरल फाइबर प्रोडक्ट्स और टिहरी नथ, ये टिहरी से है। अगला देखो उधम सिंह नगर से मेंथा ऑयल और मूंज ग्रास उत्पाद। ठीक है, मेंथा ऑयल और मूंज ग्रास उत्पाद कहाँ से? उधम सिंह नगर से। इन्हें याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न आपका पक्का आने वाला है। ठीक है, और उत्तरकाशी से कौन सा है? ऊनी और फिर एप्पल फ्रूट बेस उत्पाद। ठीक है, एक तो ऊनी यानी कि बैंडी उत्पाद, और फिर एप्पल फ्रूट बेस उत्पाद है, क्योंकि एप्पल कहाँ होता है? हरसिल। हरसिल कहाँ है? उत्तरकाशी में। ठीक है, तो 13 ये प्रोडक्ट, ये 26 प्रोडक्ट हो गए जो 13 जिलों से चयनित किए गए हैं एक जिला दो उत्पाद में। ऊपर हमने एक जिला एक उत्पाद भी देखा था,
और ये 1 जुलाई 2 उत्पाद, ठीक है, जो कि एमएसएमई विभाग के अंतर्गत आता है। सितंबर 2021 में इसकी शुरुआत हुई है और हाल ही में देखो 18 वस्तुओं को जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। वो 18 के 18 वस्तुएं आपको याद होनी चाहिए। तो हो सकता है किसको नहीं मिला है, हो सकता है आपको 9 जो पुराने दिए उनमें से कोई एक ऑप्शन दे दे, ठीक है। तो परीक्षा में किसी भी चुनौती के लिए आपको तैयार रहना होगा। करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आपको जो स्कोरिंग है, ठीक है, जो स्कोरिंग है, जो इसमें गलतियां होने की संभावना नहीं रहती यदि आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं। यदि नहीं पढ़ते हैं तो फिर देखो 20 प्रश्न आएंगे तो 20 के 20 जीरो नंबर है तब। अगला है अमृत सरोवर योजना, ठीक है। अमृत सरोवर योजना जो कि 24 अप्रैल 2022 को शुरू हुई है, ठीक है। अमृत सरोवर योजना कब शुरू हुई है? 24 अप्रैल 2022 को शुरू हुई है, ठीक है। इसके अंतर्गत देखो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, ठीक है, किस मंत्रालय की है? ग्रामीण विकास मंत्रालय की है, भारत सरकार की, ठीक है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जल संरक्षण के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए अमृत सरोवर का निर्माण किए जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया अमृत सरोवर योजना के तहत, ठीक है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आती है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये शुरू की गई और उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण। इसमें अमृत सरोवर बनाया जाना, ठीक है, यानी कि तालाब बनाए जाने हैं छोटे छोटे। और राज्य में लक्ष्य कितना है? 975 और 1296 स्थलों को यहाँ पर चिन्हित किया गया। और दिसंबर 2022 तक का 1100 सरोवर स्थलों का 1100 प्लस सरोवर स्थलों का निर्माण प्रारंभ किया जा चुका है, ठीक है। और 1038 इसमें पूर्ण भी हो चुके हैं। तो इस कार्य को पूर्ण करने में देश में प्रथम स्थान पर कौन है? उत्तराखंड राज्य, ठीक है। राज्य का देश में पहला स्थान है किसमें? प्रारंभ कार्यों के सापेक्ष कार्य पूर्ति में, यानी कि कार्य शुरू कर दिया और उसको खत्म भी कर दिया, यानी कि तालाब बनाना शुरू हुआ और उसको पूरा निर्मित भी कर दिया, उसमें पानी भी भर दिया, ठीक है। तो इसमें उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर है। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो ज्यादा नहीं है, बस 5 मिनट की क्लास और रही है तो 5 मिनट मतलब 2-4 फैक्ट आपके और भी हैं। आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 अप्रैल 2013 को बालिका शिक्षा प्रोत्साहन साइकिल योजना का शुभारंभ किया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, माध्यमिक स्तर पर बालिकों को शिक्षा से जोड़ने के लिए, ठीक है, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन साइकिल योजना का शुभारंभ 4 अप्रैल 2013 को किया गया था, ठीक है। अगला टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 में उत्तराखंड देश में 35वें नंबर पर है, यानी कि जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट और यूटी यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में 35वें नंबर पर है उत्तराखंड, ठीक है, जो कि बहुत बुरी स्थिति है। अगला देखो, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना शुरू कब हुई थी? महालक्ष्मी किट योजना होगा, ठीक है, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना जो कि 30 जून 2021 को शुरू की गई है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? सुरक्षित मातृत्व, ठीक है, जिसमें पात्रों को महालक्ष्मी किट प्रदान की जाती है। अगला देखो, ये केवल अब टॉपिक है, ठीक है, अब कोई यहाँ पर टॉपिक वाइज नहीं बता रहा हूँ, ये केवल फैक्ट हैं, थोड़ा बहुत जो महत्वपूर्ण अन्य चीजें हैं जो ऊपर बता दिया पूरा 2 क्लासों में वो अलग है, ठीक है। फिर उसके अलावा जो कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस अब कर रहे हैं ठीक है, इन तथ्यों में। अगला देखो, राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी कहाँ है? हरिद्वार के ऋषिकुल में स्थापित है। इसके अतिरिक्त राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भी कहाँ स्थापित है? हरिद्वार में। तो ध्यान रखिएगा, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? हरिद्वार में है। और राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी कहाँ है? हरिद्वार में, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदी को सुनियोजित कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किए जाने हेतु उत्तराखंड जोत चकबंदी अधिनियम, ये पूछा गया एक बार ये सवाल, कब स्थापित किया गया था? उत्तराखंड जोत चकबंदी अधिनियम कब आया? 2016 में आया। देखो, आर्थिक सर्वेक्षण जिसने दोनों क्लास देख लिया उन्हें ऐसा लग रहा होगा यहाँ से कम 25-30 सवाल पहले बन चुके हैं। केवल आप आंकड़ों पर मत जाओ, आप पूरा मैटर पर जाओ। 25-30 सवाल यहाँ पर बन चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और जोत चकबंदी एवं भूमि नियमावली कब की? 2020 में प्रख्यापित की गई है। तो दोनों आपने ध्यान रखना। देखो, उत्तराखंड जोत चकबंदी अधिनियम कब कब का है? 2016 का है, ठीक है। और चकबंदी एवं भूमि नियमावली कब की है? 2020 की है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22 में उच्च स्थान कौन है? नैनीताल। यानी कि सतत विकासों की प्राप्ति में 2021-22 में प्रथम स्थान पर कौन है? नैनीताल है, दूसरे पे देहरादून है, तीसरे पे चंपावत और अंतिम स्थान पर कौन है? यूएस नगर, ठीक है। अगला देखो, अभिनव देशवाला एवं शौर्य सैनी का संबंध किससे है? निशानेबाजी से है, ठीक है, जो कि इन्होंने डेफ ओलंपिक 2022 में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप लोग।
अगला देखो, उधम सिंह नगर में राज्य महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना किया जाना इसमें प्रावधानित किया गया है। ठीक है, कि यहाँ पर उधम सिंह नगर में राज्य महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और राज्य बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? लोहाघाट में, जो कि हाल ही में करंट अफेयर्स मैंने आपको करवाया हुआ था। ठीक है, बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज उधम सिंह नगर। ठीक है, अगला है, राज्य में प्रतिवर्ष ग्रामीण एवं शहरी खेलकूद प्रतियोगिताओं प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, ठीक है, खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक जिले में अलग अलग स्तर पर होता है। ठीक है, मतलब प्रत्येक जिले में अलग अलग समय पर होता है, कोई इसका समय फिक्स नहीं है। लेकिन इसमें देखो, न्याय पंचायत, ब्लॉक और जनपद स्तर पर खेलों का आयोजन 3 स्तर पर होता है। न्याय पंचायत स्तर पर होता है, फिर ब्लॉक स्तर पर और फिर जनपद स्तर पर। अगला है, उत्तराखंड राज्य डाटा केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? आईटी पार्क देहरादून में। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर क्या? 1905। कभी कभी ये भी पूछ लेता है। ठीक है, और उत्तराखंड स्टार्टअप हब की स्थापना कहाँ पर की गई है? आईटी भवन देहरादून में की गई है उत्तराखंड स्टार्टअप हब की स्थापना। और लास्ट टॉपिक जो हमारा इसमें देखो, अटल निर्मल नगर पुरस्कार, जो कि 2022 के लिए दिया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में नगर निगम, नगर निकाय, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में प्रदान किया जाता है। ठीक है, और आधार क्या है इसके चयन का? आधार स्वच्छता है। अटल निर्मल नगर पुरस्कार, जो कि 2022 में देखो नगर निगमों में देहरादून नगर निगम को दिया गया पहला स्थान। याद रखो, अटल निर्मल नगर पुरस्कार 2023 में किस नगर निगम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? देहरादून को। कौन सी नगर पालिका? मुनिकीरेती, ये भी देहरादून में है। और यदि नगर पंचायत की बात करें तो कौन सी नगर पंचायत है? नंदप्रयाग है। ठीक है, तो ये तीनों आपने टॉपिक ध्यान रखने, नगर निगम में देहरादून, नगर पालिका में मुनिकीरेती और नगर पंचायत में नंदप्रयाग। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण है कंप्लीट में करा चुका हूँ। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण। अब आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों तक, अपने, ठीक है, जो भी जानने वाले हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं और जिनका समीक्षा अधिकारी का एग्जाम है, वहां तक पहुंचाना ही आपका उद्देश्य है। ठीक है, आपका कर्तव्य, अपना कर्तव्य आप लोग पूरा कीजिए थोड़ा बहुत, और इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही ध्यान दीजिएगा, जो भी आबकारी वाले हैं और परिवहन आरक्षी वाले हैं, उनके लिए कल मैं एक महत्वपूर्ण क्लास लेने वाला हूँ, जिसमें आपको मैं शेड्यूल बताऊंगा कि क्लासें मैं किस तरह से उपलब्ध कराऊंगा और आपको होमवर्क कैसे तैयार करना है, क्योंकि कम समय है। ठीक है, कम समय है, तो उसके लिए हम अभी से प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कल होमवर्क भी उसमें दे दूंगा, एक हफ्ते के लिए आपने क्या करना है और क्या क्या आपसे पढ़ना है, बुक्स क्या क्या है, वो सारी चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी करते रहिए आप लोग। धन्यवाद।